नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को पीछे हटाना असंभव, तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। और इसी के साथ क्या किसान कानून हो जाएगा रद्द। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्वांचल में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। गाजीपुर में बोले नए कृषि कानून से देश पर व्यापारियों का हो जाएगा कब्जा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए भाजपा के कार्यकर्ता, पार्टी कैंडिडेट के पोस्टर पर टांग दी जूते की माला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के भीतर यहां पर कार्यकर्ताओं में फूट नजर आई है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों को पीछे हटाना असंभव, तीनों कानून वापस लेने होंगे, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटाना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना असंभव, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल में राकेश टिकैत गाजीपुर में बोले नए कृषि कानून से देश पर व्यापारियों का हो जाएगा कब्जा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को पूर्वांचल पहुंचे। गाजीपुर जिले के समय बुतिया ठंड स्थित राही पर्यटक गृह में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह के दौरान टिकैत ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी पर ठोस कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के चलते देश पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। जब तक यह वापस नहीं हो जाता, किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने आए हैं। आंदोलन गांव-गांव, खेत और पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर सरकार ठोस कानून बनाए। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानूनों को वापस न होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। किसान आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई है। इसके बाद राकेश टिकैत बलिया के लिए रवाना हो गए, जहां सिकंदरपुर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व जनपद में प्रवेश करते समय सिधौना के पास सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, मन्नू सिंह, आमिर अली, दीपक सिंह मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी कैंडिडेट के पोस्टर पर टांग दी जूते की माला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से जुड़ी है। पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रशांत बेरा को प्रत्याशी बनाया है। उक्त क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल देखा जा रहा है। दासपुर के कुछ इलाकों में लोगों को प्रशांत बेरा पसंद नहीं है। स्थानीय लोग यहां से कोई और लोकल चेहरा चाहते थे। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री बेरा की फोटो में जूते की माला टांगकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि इलाके में भाजपा की स्थिति मजबूत है, पर गलत व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया गया है। 58 सीटों पर कैंडिडेट घोषित। बीजेपी ने 58 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के कैंडिडेट का ही ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले दिन 57 कैंडिडेट की घोषणा की, जबकि दूसरे दिन काशीपुर सीट के लिए उम्मीदवार चयन का ऐलान किया गया। वहीं एक अन्य मामले में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ उनके प्रशंसकों का भी अपमान कर रही। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही तृणमूल कह रही है कि भाजपा ने ब्लैकमेल कर मिथुन को पार्टी में शामिल कराया है। यह न केवल मिथुन बल्कि उनके प्रशंसकों का भी अपमान है, जबकि तृणमूल ने कभी मिथुन को राज्यसभा में भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं का ऐलान, बंगाल व असम जाकर किसानों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की करेंगे अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा वह पश्चिम बंगाल और असम में एक टीम भेजेगा, जो इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों में लोगों से किसान विरोधी भाजपा को वोट न देने की अपील करेगी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने एक बयान में कहा कि यह यात्रा 3 दिन की होगी, जो 12 मार्च से शुरू होगी। पाल ने
पीटीआई भाषा से कहा कि टीम में 4-5 सदस्य होंगे, जिनमें वह और योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। एसकेएम की सदस्य कविता कुरुंगांती ने कहा कि इस बारे में समस्त जानकारी बुधवार को मालूम चलेगी। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। एसकेएम ने यह भी कहा कि आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले किसानों की संख्या मंगलवार को 280 से अधिक हो गई। उसने कहा, आज हरियाणा के जिंद जिले के किसान 50 वर्षीय राधेश्याम टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गए। किसान संगठन ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हमले की भी निंदा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीकों की कमी को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र आमने सामने। सीएम बोले, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा गलत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली खुराक लगाने का काम मंगलवार को रोक देना पड़ा और टीकों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रालय के आंकड़ों को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण मंगलवार से राज्य में प्राथमिक पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के स्तर पर चल रहे केंद्रों पर टीकाकरण की पहली खुराक देने का कार्य बंद करना पड़ा है। गहलोत ने कहा कि टीकाकरण में राजस्थान अब तक देश में सबसे आगे रहने वाला राज्य है। यहाँ टीकों की उपलब्धता में कमी से न केवल टीकाकरण अभियान की गति पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि राज्य के नागरिकों और कोरोना योद्धाओं का उत्साह भी कमजोर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना में राजस्थान को 37.61 लाख टीके मिलने एवं सोमवार तक 24.28 लाख टीके की लगाए जाने के आंकड़े को पूरी तरह गलत बताते हुए गहलोत ने एक बयान में कहा कि राजस्थान को 8 मार्च तक 31,45,340 टीके की ही मिले, जिसमें से भी 2,15,180 टीके सेना को उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता क्रम के अनुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 टीके उपलब्ध हुए और 8 मार्च तक 23,26,975 टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 1,62,888 टीके खराब हुए, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से कम है। इस प्रकार राज्य में 8 मार्च को 4,40,297 टीके ही उपलब्ध थे। साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का टीकाकरण के लिए ही टीके उपलब्ध थे, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त टीके भेजने की मांग की। इसके बाद राज्य को 9 मार्च को 85,000 टीके मिले। तीसरे चरण में देश का लगभग 22% टीकाकरण राजस्थान में ही किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार और आमजन दोनों ही वैक्सीन को लेकर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के 4 विधायकों के तीखे तेवर, दुष्यंत चौटाला की बढ़ी परेशानी। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में बुधवार को पेश होने जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के गिरने को लेकर गठबंधन सरकार जहां पूरी तरह आश्वस्त है, वहीं जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों के तीखे तेवर ने जजपा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले सोमवार को टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे, तो मंगलवार को बरवाला से जजपा विधायक जोगी राम सिहाग, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और गुहला से विधायक और जजपा विधायक दल के उपनेता ईश्वर सिंह ने कई तीखे सवाल उठाकर अपनी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को विधानसभा में ईश्वर सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी बात शुरू की और फिर देखते ही देखते तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल आवंटित राशि में से 40% हिस्सा जारी नहीं होने पर सवाल उठाए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 14,977 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिनमें से वर्ष 2018-19 में 7,367.29 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 7,610.18 करोड़ रुपए दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बदल जाएगी किसान आंदोलन की रणनीति। जी हां दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 मार्च को होगी। पहले यह बैठक मंगलवार को प्रस्तावित थी। मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर 3.5 माह से आंदोलनकारी जीटी रोड को जाम करके बैठे हैं। 22 जनवरी को मोर्चा के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। सरकार कानूनों को लंबित रखने और इसमें संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन मोर्चा के नेता इसे पूरी तरह से रद्द कराने पर अड़े हैं। इसके कारण बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 10 मार्च को वोटिंग होगी। हरियाणा की भाजपा सरकार ने आंदोलन स्थल पर दंगे कराने की कोशिश करने के अलावा कई तरह के हथकंडे अपनाकर
आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। इसलिए सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। यदि इसमें हमें सफलता मिलती है तो यह मोर्चा की बड़ी जीत होगी और इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और फिर इसी के अनुरूप आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम की धरती से ममता की हुंकार, चुनाव के बाद देखूंगी जीभ में कितना जोर है। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। ममता बनर्जी बुधवार को यहां से पर्चा दाखिल करेंगी। इससे पहले मंगलवार को एक जनसभा में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति पर नसीहत भी दी। बीजेपी के हिंदू कार्ड पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी हिंदू हूं और मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ। मैं चंडी पाठ सुना रही हूँ, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सुन लें। पांव खींच खींच कर झूठ मत बोलिए। आने वाले दिनों में नंदीग्राम का मॉडल तैयार करूंगा। जनता से ममता ने कहा कि 1 अप्रैल को उनको अप्रैल फूल कर दीजिएगा। 1 अप्रैल खेला होवे। चुनाव बाद देखूंगी कि जीभ में कितना जोर है। मिठाई खाइए, जीभ की कटुता मिटेगी। पुराने सीपीएम को लेकर आई है बीजेपी। ममता ने कहा कि बीजेपी पुराने सीपीएम को यहां लेकर आई है, जिन्होंने आप पर अत्याचार किया था। उन्हें यहां मत घुसने देना। इस बार महाशिवरात्रि यहीं मनाऊंगी। जल चढ़ाकर यहां से जाऊंगी। ममता ने कहा कि मैं गाँव की बेटी हूँ। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से लड़ूंगी। मैं नंदीग्राम का विकास मॉडल लाना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, इसलिए नंदीग्राम आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा यहाँ से चुनाव लड़ना गलत लगता है तो मैं पर्चा नहीं दाखिल करूंगी। आप लोगों की स्वीकृति के बाद ही नामांकन दाखिल करूंगी। बता दें, ममता बनर्जी 3 दिन नंदीग्राम में रहेंगी। 10 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है, जो कभी ममता के बहुत करीबी थे। उन्होंने कहा कि जब नंदीग्राम में आंदोलन हो रहा था तो मेरे घर काली पूजा हो रही थी। जिस तरह 14 मार्च को गोली चली थी वो सबको याद है। मैं नंदीग्राम अकेली जा रही थी। मुझे रोकने की कोशिश की जा रही थी। राज्यपाल ने मुझे फोन करके कहा था कि रात को आपको नंदीग्राम नहीं जाना चाहिए। तमाम अत्याचार के बावजूद मैं पीछे नहीं हटी। मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन मैं बंगाल के लिए डटी रही। इस दौरान ऐसे बहुत से लोगों को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ने वाली है बीजेपी की मुश्किलें। चुनावी राज्यों में जाएंगे किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन को भले ही 100 दिन से अधिक हो चुके हों, लेकिन किसान हर दिन एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। नई रणनीति के तहत अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आंदोलन में अब तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात का दावा कर रही है कि अब तक इस आंदोलन में 270 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में किसान नेताओं ने इस बात पर विचार किया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें किसानों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इन मृतक किसानों के परिजनों को भी शामिल किया जाए। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन कमेटी के सदस्यों से भी इस पर राय मांगी गई है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किसान नेता इस पर कब तक निर्णय लेंगे या ऐसा होगा भी या नहीं, लेकिन फिलहाल इस बात पर चर्चा की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस जानकारी से वंचित हैं। उन्होंने इस मसले पर आईएनएस से कहा, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी तय करेगा हम उनके साथ हैं। सबकी सहमति के साथ ही आगे की रणनीति रहेगी। परिवार के लोग जाएंगे तो वह अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ कोई न कोई व्यक्ति चाहिए ही। 13 मार्च को हम जा रहे हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट देंगे कि किस तरह से व्यवस्था की जाएगी। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वहां एसकेएम भाजपा की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने के लिए जनता से अपील करेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के साथ इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता बंगाल पहुंचेंगे और वहां के किसानों को संबोधित भी करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बोले राहुल गांधी, टैक्स वसूली कर मित्रों का कर्ज माफ कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वन इंडिया की एक खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों से अंधाधुंध टैक्स वसूली कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर सरकार अपने मित्र वर्ग का टैक्स और कर्ज माफ कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर आम जन से अंधाधुंध टैक्स वसूली करके केंद्र सरकार अपने मित्र वर्ग का टैक्स व कर्ज माफ कर रही है। सच साफ है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी ने सरकार पर कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। अभी
अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा था कि जैसा कि आप जानते हो, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम हैं, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियों में तेल भरते हो, आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये जो पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिल रहा है। आपके बच्चों की शिक्षा में और आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देती है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडियन फोर्सेस 2.5 फ्रंट वार करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को सीमा से अलग युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 2.5 फ्रंट के युद्ध का चलन अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारतीय सशस्त्र बलों को 2.5 फ्रंट के युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अब बीते दौर की बात हो गई है, फिर भी हमें एक सीमाहीन युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, यह पिछली परंपराओं और विरासत में मिली व्यवस्थाओं के बारे में बात नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके को बदलने और एक राष्ट्र के तौर पर कार्य करने के बारे में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन की संसद में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। ब्रिटिश सरकार ने कहा, कृषि भारत का आंतरिक मामला। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है। ये चर्चा एक ऑनलाइन पिटीशन पर लोगों को मिले समर्थन के बाद हुई है। इस पिटीशन में ब्रिटिश सरकार से अपील की गई थी कि वो भारत सरकार पर आंदोलनरत किसानों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए। ये पिटीशन नवंबर महीने में शुरू हुई थी, जिस पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन किए थे। मिली सूचना के अनुसार इस पिटीशन पर करीब 1.16 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। ये चर्चा लंदन स्थित पोर्टकुलिस हाउस में संपन्न हुई, जो करीब 90 मिनट तक चली। कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ सांसदों ने घर से ही डिजिटल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। कुछ सांसद पार्लियामेंट में फिजिकली मौजूद रहे। किसान आंदोलन को के ऊपर विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। इस चर्चा पर जवाब देने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए मंत्री निगेल एडम्स ने कहा कि कृषि सुधार भारत का अपना घरेलू मामला है। ब्रिटिश मंत्री और अधिकारी इस मुद्दे पर भारतीय समकक्षों से लगातार संपर्क में हैं और अविश्वसनीय रूप से काफी बारीकी तौर पर इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। मंत्री निगेल एडम्स ने आगे कहा, हम भारत के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और G7 समिट में भी अच्छे परिणामों के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंध वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के काम भी आएंगे। इससे भारत और यूके में भी समृद्धि आएगी। निगेल ने आगे कहा, हालांकि दोनों देशों के इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद ये हमें कठिन मामलों को उठाने से नहीं रोकता। निगेल एडम्स ने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वे, बंगाल में दीदी, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन, जाने 5 राज्यों के अनुमान। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सियासी दल चुनाव जीतने के अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के फिर से वापस की संभावना है। एलडीएफ कुल 140 सीटों में से 82 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 56 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीत सकती है। सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में सत्ता बदलने के संकेत मिले हैं। अन्ना द्रमुक की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ 65 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 158 सीटों पर जीत मिल सकती है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में यूपीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक 30 विधानसभा सीटों में से उसे 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बीजेपी प्लस को 7 सीटों का नुकसान, कांग्रेस प्लस को 18 के फायदे का अनुमान। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर ने सोमवार को ओपिनियन पोल जारी किया। इसके मुताबिक चुनाव में भाजपा नीति एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि गठबंधन एक बार फिर सरकार में बनाने में कामयाब हो सकता है। पोल के अनुसार एनडीए को राज्य के 126 सीटों में 67 पर जीत मिल सकती है। चुनाव में कांग्रेस नीति यूपीए के प्रदर्शन में सुधार का अनुमान है और गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिल सकती है। पिछले चुनाव में यूपीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। इस हिसाब कांग्रेसी खेमे को 18 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। भाजपा खेमे को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वोट प्रतिशत की बात करें तो चुनाव में यूपीए को करीब 9% वोट अधिक मिलने का अनुमान है। साल 2016 में गठबंधन को जहां करीब 31% वोट मिले थे, अब बढ़कर 40% से ज्यादा हो सकता है। खास बात है कि एनडीए के वोट प्रतिशत में भी 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 41.9% के मुकाबले 42.9% वोट मिल सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के 7 सवाल पर केरल सीएम ने की सवालों की बौछार। पूछा, स्मगलरों से आरएसएस का क्या रिश्ता। जी हां दोस्तों,
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर पलटवार करते हुए उनसे ही गोल्ड स्मगलिंग केस में सवाल पूछे हैं। एक दिन पहले ही अमित शाह ने केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गोल्ड एंड डॉलर स्मगलिंग केस में 7 सवाल पूछे थे। शाह ने कहा था कि केरल की सरकार में सोने और डॉलर की तस्करी के लिंक जुड़े हैं। शाह ने जांच एजेंसियों के हवाले से कहा था कि राज्य में होने वाले सोने की तस्करी के लिंक राज्य की सत्तारूढ़ वाम सरकार से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कस्टम डिपार्टमेंट ने केरल हाईकोर्ट को बताया था कि तस्करी के आरोपियों ने मुख्यमंत्री विजयन, विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन और कई मंत्रियों के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अमित शाह के इस आरोप को केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य का अपमान करार दिया है और कहा है कि बीजेपी नेता की टिप्पणी केरल को अपमानित करने वाली है। विजयन ने कहा, अमित शाह के अभियान ने केरल का अपमान किया। उन्होंने कहा कि केरल भ्रष्टाचार की भूमि है। हमें याद रखना चाहिए कि कई एजेंसियों ने यह प्रमाणित किया है कि भारत में केरल सबसे कम भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस ने भी बयान पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद विजयन ने अमित शाह द्वारा उठाए गए 7 सवालों पर पलटवार करते हुए अपना सवाल पूछा, जो सभी सोने की तस्करी के मामले से जुड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या एक संघ परिवार का एक ज्ञात व्यक्ति डिप्लोमेटिक बैगेज में हो सोने की तस्करी करने के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक नहीं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।